तो दोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहूँ, इंडिया के एक ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी मात्र 5,000 रुपए से स्टार्ट करी थी और देखते ही देखते मात्र 35 साल की एज में उन्होंने 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, तो क्या आप इस मेरी बात पे यकीन करेंगे? तो इंडिया के एक सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने अगर ऐसा नहीं करके दिखाया होता तो शायद आप इस बात पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने स्किल से ये प्रूफ करके दिखाया कि एक लाइफ टाइम में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इंडिया के एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो कि मेरे और इंडिया के कई सारे छोटे बड़े इन्वेस्टर के लिए हीरो रह चुके हैं, जिन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैं ही नहीं, इंडिया के कई सारे इन्वेस्टर इनकी पोर्टफोलियो को काफी क्लोज से ट्रैक करते हैं। जैसे ही राकेश जी किसी भी स्टॉक्स में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो यह फौरन एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, और कई बार राकेश जी की बस बाई करने की वजह से ही वह स्टॉक्स अगले दिन 15-20% के अपर सर्किट को टच करता है। तो पिछले 20 सालों में कई सारे लोगों ने राकेश जी के पोर्टफोलियो को बस ब्लाइंडली कॉपी करके बहुत सारे पैसे कमाए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किए। लेकिन दोस्तों, अब हम दुर्भाग्य से इनके पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं कर सकते, और न ही हमें कुछ ऐसा न्यूज सुनने को मिलेगा कि राकेश जी ने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टोरी और उनके लेसन हम लोग के साथ हमेशा रहेंगे, जो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राकेश जी से अगर हमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल सीखना चाहिए तो वो है रिस्क। उनके हिसाब से अगर लाइफ में आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ रिस्क लेने से ही आती है, लेकिन वह रिस्क कैलकुलेटेड भी होना चाहिए। तो इसका मतलब आइए हम राकेश जी के स्टोरी से ही सीख लेते हैं। तो राकेश जी को बचपन से ही स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिस में काम किया करते थे और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते रहते थे। तो राकेश यह सब बात काफी ध्यान से सुनते थे। तो एक दिन राकेश जी ने अपने पापा से कहा, और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं कि किसी भी इंडियन पिता की तरह राकेश के पापा ने भी उन्हें शेयर मार्केट के चक्कर में पढ़ने से मना कर दिया। उनके डैड चाहते थे कि राकेश सबसे पहले एक अच्छी डिग्री कमा ले, फिर अपने पैशन को फॉलो करे, ताकि उनके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन आ जाए। तो राकेश एक अच्छा बेटा होने के नाते उन्होंने बहुत मेहनत की और चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री कमाई। इसके बाद उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी 1985 से स्टार्ट की, जब उन्होंने मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में जॉब ली। लेकिन तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए, जो ऑफिस के लिए बहुत ही कम होते हैं। तब उन्हें अपने भाई की मदद से 2 क्लाइंट मिले, जिनमें से एक ने उन्हें 2.5 लाख रुपए उधार दिए और दूसरे ने 10 लाख रुपए। तो राकेश ने उनसे कहा कि उनके पैसों को FD से ज्यादा ही रेट से ग्रो करके देंगे। फिर राकेश जी ने अपने क्लाइंट के पैसों को टाटा टी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो कि उनके लाइफ का सबसे पहला स्टॉक था, जो उस टाइम पर 43 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और सिर्फ 3 महीने बाद ही उस स्टॉक का प्राइस 143 रुपए पे पहुंच गया। मतलब उन्होंने 3 महीने में अपने पैसे को 3 गुना ग्रो कर दिया। तो इस बड़े प्रॉफिट के बाद राकेश जी को स्टॉक मार्केट में और भी कॉन्फिडेंस आ गया, और यहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर राकेश जी के लाइफ का सबसे पहला लेसन यह है कि जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट और कॉन्फिडेंस हो तो आप उसमें रिस्क लेने से घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं का एक कोड है, नेवर बी अफ्रेड टू टेक रिस्क बट ओनली रिस्क सो मच यू कैन अफोर्ड टू स्टैंड नेक्स्ट डे। तो दोस्तों, अगर आप राकेश जी के लाइफ को थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा रिस्क लिए और बहुत सारे रिस्की ट्रेड भी लिए, शॉर्ट सेलिंग भी की, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हम ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है कि हम फेल होकर भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क ही नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में शायद आपको रिग्रेट हो कि काश मैं इस बिजनेस आइडिया पर काम कर लिया होता, या काश मैं वह करियर चूज कर लिया होता जो मुझे पसंद था, तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती। जिससे हमारे पेरेंट्स हमें सेफ रास्ता ही बताते हैं जिसमें उतनी ग्रोथ नहीं होती। तो अगर राकेश जी ने भी अपने पैशन को फॉलो नहीं किया होता और रिस्क नहीं लिया होता तो शायद हम इंडिया के पास इनके जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर नहीं होता। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि राकेश जी अच्छे प्रॉफिट कमाने वाले स्टॉक्स को ढूंढते कैसे थे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जैसे टाटा टी, टाटा पावर, टाटा मोटर्स। तो इसका जवाब है कि राकेश जी कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन टिप के बेस पे नहीं लेते और न ही किसी टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे। वो अपने पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी खुद ही बनाते थे और फुल इंडिपेंडेंट होकर सोचते थे कि उन्हें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसका मतलब यह है कि कभी भी क्राउड के साथ उन्होंने फैसले नहीं लिए। अब इसके लिए आप लोगों को मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल, यह बात 1989 का है। उस टाइम पर मिस्टर मथु दांडवत हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो एक बजट पास करने वाले थे
तो सभी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि उस साल बजट बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। इस प्रिडिक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट सेल करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते मार्केट बजट आने से पहले ही बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया था। तो दोस्तों, अगर इस सिचुएशन में हम मार्केट को देखें तो मेच्योरिटी लोग यहाँ पर क्राउड को फॉलो करके अपना स्टॉक सेल करते, लेकिन राकेश जी ने पहली बार अपना इंडिपेंडेंट माइंड शो किया और उन्होंने अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्टेड रखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिसर्च से यह पता लगा लिया कि मधु फाइनेंस बैकग्राउंड से है और इसलिए वह बजट को बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल ही रखेंगे। और इसीलिए राकेश जी ने स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे उस टाइम पर लगा दिए। तो राकेश जी कहते थे उनकी वाइफ ने उनसे कभी भी किसी भी चीज का डिमांड नहीं किया, लेकिन पहली बार उनकी वाइफ ने उनसे एक चीज मांगी थी कि उन्हें अपने बेडरूम में एक एसी चाहिए। तो बजट आने से पहले ही राकेश जी के पास 2 करोड़ रुपए थे, जिसे उन्होंने पूरी तरह मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। और इसके साथ ही उन्होंने लेवरेज पोजीशन भी ले रखी थी, जो एक काफी रिस्की स्ट्रेटेजी होती है, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो जब बजट रिलीज हुआ और उनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ तो उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में 2 करोड़ से 20 करोड़ की हो गई। और तब उन्होंने अपने घर पर एसी लगाई और अपनी वाइफ से कहा कि हमारा एसी आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली यह है कि उस समय उनके पास 2 करोड़ रुपए कैश में थे, वो भी उस टाइम के 2 करोड़। तो भी उन्होंने अपने घर के लिए एक एसी नहीं लिया। और आज की तारीख में लोगों के पास 2 लाख रुपए भी अकाउंट में होते नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को देख के महंगे महंगे आईफोन या गाड़ी के सपने देखते हैं, बस इसीलिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि राकेश जी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, जो कि अपने पैसे को काफी सोच समझ कर खर्च करते थे। तो दोस्तों, 1989 का बजट का एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल था। आप लोगों को एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे पता चलेगा कि वह कितना अलग सोचते थे। तो जब 2020 के मार्च में सारी कंपनियों के शेयर प्राइस कोविड की वजह से काफी तेजी से क्रैश कर रहे थे, तो टाटा मोटर्स का भी प्राइस बुरी तरह क्रैश हो गया था और वह 65 रुपीज के लो पर पहुंच गया था। इतना लो कि पिछले 12 साल में इतना लो नहीं हुआ था। तो यह वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी, जो राकेश जी ने न्यूज में बोली भी थी, लेकिन शायद ही किसी ने उनके बात को सुना था। तो राकेश जी ने उस टाइम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और काफी अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया था। और फिर 2 सालों में यह कंपनी का शेयर प्राइस 500 तक पहुंच गया, मतलब 5 से 6 गुना रिटर्न। तो इससे हमें यह बात समझ में आता कि वह कैसे क्राउड के खिलाफ जाते और इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते थे, क्योंकि मार्च 2020 में और उस समय वह स्टॉक्स काफी ही अंडर वैल्यूड हो गया था। तो यह एक काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, जो उस टाइम किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर को इजिली दिख जाता। तो दोस्तों, इसके बाद तीसरा लेसन यह है कि राकेश जी ने अपनी मेजॉरिटी वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनाई है, और यह बात उन्होंने खुद टीवी में बताई है। अब हम स्टॉक मार्केट से 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं। एक यह होता है, आज हम किसी स्टॉक्स को आज ही बाई करते हैं और कुछ समय तक होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद उसे बेच देते हैं, जिसे हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, और मेजॉरिटी लोग यही करते हैं। और दूसरा यह होता है कि हम आज ही किसी स्टॉक्स को सेल कर देते हैं किसी से उधारी लेकर, और बाद में जब उस कंपनी का शेयर प्राइस काफी बुरी तरह से क्रैश होता है, तब उसे हम एक सस्ते प्राइस पर खरीद लेते हैं और फिर अपना उधार क्लियर करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि आपने महंगे प्राइस पे पहले ही सेल किया था और फिर बाद में सस्ते प्राइस पर बाई किया। तो जो भी डिफरेंस हुए वो आपका प्रॉफिट हुआ, और इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं या फिर बियर पोजीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप यह उम्मीद करते हैं मार्केट नीचे जाएगा या फिर क्रैश होगा। लेकिन राकेश जी ने अपना मेच्योरिटी वेल्थ लॉन्ग टर्म पोजीशन से ही कमाई। इसमें वो स्टॉक्स को बाई करते थे और काफी टाइम तक होल्ड करते थे, और उसके लिए वो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे जिसके पास अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबको पता है कि 2013 में राकेश जी ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड जमीन से आसमान तक पहुंच गया। जब उस टाइम टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स लिए थे, तब इसका प्राइस सिर्फ 3 रुपए का था, और इनके इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम बाद ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 से 80 रुपए में ग्रो हो गया था, और फिर कुछ टाइम बाद इस कंपनी का प्राइस गिर के 30 रुपए पर आ गया। तो इसी टाइम पर कोई भी इंसान डर के अपना प्रॉफिट को विड्रॉल कर लेता, लेकिन राकेश जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पेशेंस दिखाई और होल्ड करके रखा, और धीरे धीरे करके यह स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया, और फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि उन्हें इस स्टॉक्स को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस कंपनी के एक छोटा सा डिविडेंड ही उनके साल भर के एक्सपेंसेस को कवर कर लेता। तो दोस्तों, 2006 में राकेश जी ने क्रिसल कंपनी के शेयर्स बेच के 27 करोड़ का घर लिया था, और 2020 तक उस घर की वैल्यू 45 करोड़ की हो गई थी। लेकिन अगर वह अपने क्रिसल कंपनी के शेयर्स को सेल नहीं करते तो 2020 तक 1000 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाती। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि यह फैसला वह क्यों ले रहे हैं। क्योंकि तो दोस्तों, आपकी इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपको इसलिए याद नहीं रखेंगे कि आपने कितना रुपए कमाए और
आपके बैंक में कितना रुपए बचा हुआ है, बल्कि लोग आपको शायद इसलिए याद रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। सालों बाद शायद हम राकेश जी को इसलिए याद नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कितने पैसे कमाए। उनकी वाइफ, उनके बच्चे उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो एक अच्छे डैड के साथ साथ एक अच्छे हस्बैंड भी थे और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को बहुत सारा प्यार दिया और उन्होंने अपने फैमिली में कभी भी पैसों की प्रॉब्लम आने नहीं दी। और हम लोग भी उन्हें इसलिए याद करेंगे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लेसन्स दिए। तो दोस्तों ये थी राकेश जी की लाइफ के कुछ इंपोर्टेंट लेसन जो कि शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।